क्या तुम कभी मैकडॉनल्ड्स गए हो या कभी तुमने पेप्सी, सोडा, कोको कोला ये सब खाया है या केएफसी में चिकन पेला है? तो सर हाँ यार सर, क्या बात कर रहे हो। और जरा एक बात बताओ, ये वीडियो जिस फोन में देख रहे हो, क्या वो फोन एक विदेशी कंपनी का है? हाँ सर। तो यही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। तो कैसे हो यार? आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यार ये चैप्टर बहुत मस्त है, मतलब लर्निंग इतनी है, इतना कुछ सीखोगे आप आज। तो बहुत प्यारा चैप्टर है, छोटू सा है, बहुत छोटू सा, चन्ना मुन्ना सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर पहले तो हमको एक चीज के बारे में पता होना चाहिए जिसका मैंने शुरू में एग्जांपल दिया, एमएनसी यानी मल्टी नेशनल कंपनी। क्या नाम दिया? मल्टी नेशनल कंपनी, एमएनसी। एज नेम से हमको समझ में आ रहा है कि ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है, जैसे एप्पल, सैमसंग, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और ऐसी कितनी ही कंपनीज हैं जो एमएनसीज होती है, यानी जिनका धंधा पूरे विदेशों में फैला हुआ है। ओए होए, क्या एमएनसी है? तो इसको बोलते हैं एमएनसी। तो पहले अगर देखें, एक एमएनसी कंपनी होती है जो प्रोडक्शन को मोर देन वन नेशन में कंट्रोल करते हैं। और सर मैं आपको ये बता दूं, इनका जो मेन हेड ऑफिस होता है वो एक ही जगह होता है, मेन हेड ऑफिस है, वहां से सब कुछ चल रहा है। अब सर ये जो एमएनसी होते हैं ना, बड़े मस्त लोग होते हैं ये। अगर इनको कुछ सामान बनवाना है तो सिर्फ एक देश से नहीं बनवाएंगे, ये क्या करेंगे, कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ उधर से। जैसे एग्जांपल के तौर पे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती है तो चाइना से मैन्युफैक्चर करवा लो, फिर असेंबल कहीं और करवा लो, असेंबल मतलब मिक्स करवाना, और फिर उसको बेच कहीं और दो। इससे क्या होता है, प्रॉफिट्स अच्छे हो जाते हैं। तो अगर देखोगे तो जैसे डिजाइन यूएस में बनवा लो, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर लो, असेंबली मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप की तरफ कर लो, और अगर कॉल सेंटर वाली सर्विसेज है जिसको आफ्टर सेल सर्विस बोलते हैं, तो वो कस्टमर केयर वगैरह इंडिया में करवा लो, क्योंकि इंडिया में यूथ एजुकेटेड भी है और सस्ता भी पड़ता है। तो एमएनसी बहुत बढ़िया दिमाग लगाती है कि कैसे अपने धंधे को वाइड करना है, अपने धंधे को कैसे बढ़ाना है। बस वो हमेशा देखते हैं कि कहाँ चीप लेबर, कहाँ अच्छी रिसोर्सेस, कहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम है और कहाँ हमको धंधा करने में आसानी होगी। तो ये होती है एमएनसी। अब सर जो एमएनसी होती है वो कैसे ये इंटरलिंक कर पा रही है, मतलब कैसे ये पूरा धंधा बन रहा है। देखो जैसे मैंने बोला कि कहां पर करते हैं, क्लोज टू मार्केट्स, जहां स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर सब जगह हो, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखे जाते हैं, और ये जितना इन्वेस्टमेंट उस देश में करेंगे, मान लो एप्पल को अपना प्लांट लेके आना है इधर इंडिया में, तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट देश के लिए अच्छी बात है, टैक्स भरेंगे, बढ़िया बात है। इसको ही क्या बोला जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट एमएनसी करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई या एफआई, जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब सर एक एमएनसी कैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड करती है? सर ये तीन तरीके हैं जिसमें आपको एक्सपांशन दिखेगा। सर ये कुरकुरे का पैकेट क्यों लेके आए हो सर, ये क्या खाने पीने की बातें कर रहे हैं? अरे यार मैकडोनल्ड्स आ गया, केएफसी आ गया, खाने पीने की बात आई जाती है यार इस चैप्टर में। अब एक एमएनसी काम कैसे करती है, बड़ा कैसे करती है धंधा, मैकडोनल्ड्स बड़ा कैसे करती है? बहुत सिंपल है। या तो या तो ये कोलैबोरेशन करते हैं कि भाई चलो कोलैब करके टीम बना के काम करते हैं। एग्जांपल देखा, मारुति सुजुकी। मारुति इज एन इंडियन कंपनी, सुजुकी इज अ जापानीज कंपनी, दोनों मिलाकर मस्त ब्रांड क्रिएट किए। फिर या तो पूरा ही कंप्लीटली बाय कर लो, कंप्लीट एक्वायर कर लो, 100% एक्वाजिशन कर लो उस चीज का। तो दूसरा या तीसरा ऑर्डर प्लेस कर लो कि भाई भारत की कोई कंपनी है और विदेश की कोई कंपनी है, विदेश की कंपनी को 1000 जीन्स बनवानी है, तो 1000 जीन्स लेट्स से उन्होंने बोला भारत में मटेरियल अच्छा मिलता है, कपड़ा अच्छा है, सस्ता मिलेगा, तो ये होते हैं। तो देखो क्या क्या रहता है, सबसे पहले जॉइंटली काम कर लो। और जॉइंटली काम करने में क्या होता है ना, वो बाहर की एमएनसी नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, नया कुछ सीखने को मिलता है। विदेश की कंपनी तो सीखेगी, भारतीय कंपनी भी आगे बढ़ेगी और फायदे भी होते हैं। या दूसरा, पूरा लोकल कंपनीज ही बाय कर लो, है ना, पूरा लोकल कंपनीज। जैसे ये परक फूड्स को इन्होंने बाय किया था, ये देखो, ये इस फूड
के प्रोडक्ट्स आते थे उसको पूरा बाय कर लिया। तो या तो आप जॉइंटली काम कर लो या लोकल को बाय कर लो या आप ऑर्डर प्लेस करो। अब 1000 जीन्स का ऑर्डर प्लेस करोगे तो विदेशी कंपनी को सस्ता काम मिल गया और भारत की कंपनी को टेक्नोलॉजी मिल गई, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, पैसा मिल गया, काम मिल गया। बहुत बढ़िया काम है सर ये। तो ऐसे एमएनसी अपने धंधे क्रिएट करती है। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन का सर मीनिंग क्या जा रहा है, इसका बहुत सिंपल मीनिंग है दोस्त, कि एक ऐसी प्रोसेस जहां ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे जितनी कंपनीज हैं वो आपस में आके धंधा क्रिएट कर रही है। चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, रेडमी हो, या लेट्स से मैकडोनल्ड्स हो, पेप्सी हो, कोको कोला हो, ये सब ग्लोबली अपना धंधा कर रहे हैं। उस प्रोसेस को, उस लिंकिंग को आप क्या कहते हो? ग्लोबलाइजेशन। देखो, रैपिड इंटरग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज को हम ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, जैसे ये देखो, ये आपकी एक स्टोरी है, चाइनीज टॉयज कितने चलते थे। अभी तो फिर खैर थोड़ा बहुत मार्केट कम हो गया चाइनीज टॉयज का, जब से हमने बैन वैन लगाया है, बट स्टिल चाइनीज टॉय कितना बड़ा मार्केट है, कितने सस्ते टॉयज आते हैं, कितने सस्ते, क्योंकि वो इतना बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है चाइना। आप हैरान हो जाओगे कि भाई कितनी सस्ती प्रोडक्शन कैसे कर रहा है वो देश। ये बात आती है। अब देखो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट होता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है? सब पहला फैक्टर है, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजिया सर, टेक्नोलॉजी आज ग्लोबलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आप सोचो, आज अगर मेरे को कोई सामान मंगवाना है, मैं अमेजोन पे जाऊंगा, फ्लिपकार्ट पे जाऊंगा, मीशो पे जाऊंगा, या XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, हार्डली 1 2 3 दिन 7 दिन के अंदर डिलीवरी आ जाती है। सर ये इतना फास्ट कैसे हो गया? सर मान लो आपको कहीं विदेश में कॉल लगाना है, ये इतना फास्ट हो गया। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे फैक्टर जो मजबूत किया है ग्लोबलाइजेशन को, वो टेक्नोलॉजी है। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी है ना, उतना ये विदेश की कंपनीज हमारे देश में अच्छी हो गई है। चाहे आप अमेजोन देख लो, या इतनी सारी कंपनीज अपना बिजनेस को इतना एक्सपांड किया, इतना एक्सपांड किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिखी। तो देखो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने काफी काफी ज्यादा इसके अंदर रोल प्ले किया है। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सब कुछ। ये देखो, ये आपको दिखा रहा है कितना आजकल ट्रेड फास्ट हो गया, कितना फास्ट हो गया। और दूसरा जो सबसे आईएमपी फैक्टर है वो है लिबरलाइजेशन। बहुत ध्यान से सुनना है यार दोस्त। हुआ क्या था, जब भारत आजाद हुआ था ना 1947 में, उस समय हमारे देश में 80% गरीबी थी। अब इतनी ज्यादा गरीबी हमारे देश के अंदर, अगर उस समय हम विदेश की कंपनीज को भारत में बुला लेते, तो होता यह कि हमारे भारत का जो लोकल बंदा है, लोकल प्रोड्यूसर है, उसका तो धंधा ठप पड़ जाता। तो 1947 में गवर्नमेंट ने सोचा यार विदेश की कंपनी के ऊपर बैन लगाते हैं, है ना, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, बैरियर्स लगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत का जो प्रोड्यूसर है वो भी ग्रो हो जाए। तो 1947 में गवर्नमेंट ने लगा दिया बैन, यानी रिस्ट्रिक्शंस या ट्रेड बैरियर्स सब लगा दिया, ताकि विदेश की कंपनी भारत में धंधा ना कर पाए। ये हुआ 1947, 57, चलते 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 एक ईयर आया 1991। इस साल में गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब वो हाई टाइम आ चुका है कि अब हमको बैरियर्स हटाने पड़ेंगे, विदेश की कंपनियों को भारत में बुलाना पड़ेगा, ताकि भारत की ग्रोथ हो, जीडीपी ग्रोथ हो, भारत में नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो। तो गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर, जून के महीने के अंदर, 1991 के अंदर ये जो बैरियर्स लगाए थे उन सबको कर दिया खत्म। बोले अब हम ये बैरियर्स हटाते हैं, और इन बैरियर्स को हटाने की प्रोसेस को ही कहा जाता है लिबरलाइजेशन। क्या कहा जाता है? लिबरलाइजेशन, यानी ट्रेड को लिबरल कर देना, फ्री कर देना, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि आराम से ये धंधा क्रिएट हो पाए। तो ये लिबरलाइजेशन किया गया। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पीछे हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में उनका देहांत हुआ था।
और वो एक ऐसे पर्सन थे, 1991 के समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो ऐसे बंदे थे, वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने भारत की किस्मत बदल दी यार। उस समय एक पॉलिसी लॉन्च हुई थी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये पॉलिसी हमारे भारत देश के लिए इतनी वरदान साबित हुई है ना कि भारत में ग्रोथ अच्छी हुई, डेवलपमेंट अच्छा हुआ। आज हमारे कंज्यूमर के पास चॉइसेस अच्छी हैं, नुकसान भी हुए बट फायदे बहुत ज्यादा हुए। तो पूरी एलपीजी पॉलिसी और लिबरलाइजेशन का जो श्रेय है वो इन जनाब को जाता है, मनमोहन जी को जाता है। और ये प्रधानमंत्री फिर बने थे 2004 से 2014 के बीच में, हाल ही में इनका देहांत हुआ था। तो ये थे हमारे मनमोहन सिंह जी। देखो, इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस पुट बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड, क्योंकि उनको लगा था कि यार ये नेसेसरी है ताकि लोकल कंट्री और लोकल प्रोड्यूसर को बचाए। 1991 के अंदर फिर चेंज होता है और फिर ये हटाए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। यानी अब गुड्स को इंपोर्ट किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और इन बैरियर्स को हटाने को ही हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। और आप जान के हैरान हो जाओगे, जब ये हटे तो ग्रोथ धीरे धीरे होने लगी। आज स्थिति ये है कि हमारे भारत की कंपनियां एमएनसी बन गई है। ये भारत की कंपनी है, दूसरे देशों में जाके धंधा कर रही है। चाहे वो टाटा का एग्जांपल ले लो, ऐसे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो दो फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन। अब एक संस्था है जो इस ट्रेड को, इस धंधे को, एक ग्लोबल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। इसका नाम है WTO। जैसे WHO है वैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से समझो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर करती है कि विश्व में ट्रेड अच्छे से हो, फ्री हो, फेयर हो। कुछ दिक्कतें आ रही है गवर्नमेंट पॉलिसीज में तो उसको निगोशिएट किया जाए, ये सारी चीजें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लगभग लगभग 160 कंट्रीज है, जिसमें भारत भी इसका हिस्सा है। और देखो WTO के क्या क्या रूल्स हैं। एक तो ट्रेड रूल्स बनाना, ट्रेड डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं, कोई झगड़े हो रहे हैं तो उनको सुलझाना, ये भी इनका काम है। निगोशिएट करना, फेयर कंपटीशन करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें WTO का मेक श्योर करता है। फिर आता है इस चैप्टर का आखिरी और मस्त टॉपिक, क्या सर ग्लोबलाइजेशन के फायदे हुए? तो आंसर है बहुत सारे। जीडीपी ग्रोथ हुई, कंट्री ग्रोथ हुई, एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिल गई, गरीबी हल्की हल्की हटने लगी, लोगों को चॉइस मिल गई। यार आप सोचो, आज आपको एक शर्ट बाय करने, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ चॉइसेस। साला पहले होता था यार नहीं, एक ही शर्ट है। यहाँ इतनी चॉइसेस है तो भैया कंज्यूमर का तो भला हो चुका है, वैरायटी इतनी मिल चुकी है। बहुत सारे फायदे हुए ग्लोबलाइजेशन के। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, विदेशी कंपनियां भारत में धंधा कर रही है। इंडियन कंपनी एमएनसी बनी है, जैसे मैंने बताया टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्स से बहुत सारी कंपनीज ऐसी एमएनसी बन चुकी है। नई अपॉर्चुनिटीज बनी है, नई टेक्नोलॉजी आई है, न्यू जॉब्स क्रिएट हुई है। सर क्या नुकसान भी हुआ है? तो आंसर है हाँ। लोकल प्रोड्यूसर, लोकल आर्टमैनशिप थोड़ी खराब हुई है। एमएनसीज क्या करती है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वर्कर्स को सैलरी कम देती है। तो नो डाउट नुकसान भी हुए, बट ऑब्वियसली बात है, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। तो ये था आपका चैप्टर। और सर आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नीचे मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप, और नीचे एक और चीज मिल जाएगी, गूगल ड्राइव की लिंक। उसमें आप जाके क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स अलोंग विथ क्वेश्चंस, अलोंग विथ एक क्यूआर, जिस क्यूआर में आप जाके एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हो। नॉट फॉर जस्ट सोशल साइंस के लिए भी है, बहुत सारा मटेरियल सब जगह डाल रखा है। अब सर एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है और सर हमको रिवाइज भी करना है, तो हमने एक बुक लॉन्च करी है। मैंने अपनी वीडियोस में काफी बताया इस बुक के बारे में, ब्रह्मास्त्र, अर्जुन का ब्रह्मास्त्र है सर। ये एक लौती ऐसी बुक है जिसमें मैथ्स, साइंस, एसएसटी तीनों के टोटल 46 चैप्टर्स हमने एक ही बुक में क्लब किए हैं दोस्त। और मात्र 120 पेजेस की ये बुक है। और कितने 120 पेजेस की ये बुक है। फ्लो चार्ट वे में, नोट्स वे में आप अपना रिवीजन और आप अपना सारा काम कर पाएंगे। जैसे ये देखो, ये कार्बन कंपाउंड, ये एक और पेज पे हमने कार्बन कंपाउंड रिएक्शंस के साथ, और मैंने कोई रिएक्शन नहीं खाई है, प्रॉपर लिख के दिया है, मैंने कोई वो नहीं किया। ये सरफेस एरिया, फिर आगे जाओगे तो सोशल के भी इसी के अंदर क्लब मिल जाएंगे। यानी एक ही बुक के अंदर हमने तीनों डाल दिए।
और सर सिर्फ 120 पेजेस हैं। सर सिर्फ फ्लोचार्ट्स डाले तो आंसर है? नहीं, हमने इसके अंदर क्वेश्चंस डाले, लिख के दिया कि 2025 में आया, 2024 में आया, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, काफी कुछ किया है इसके अंदर। और ये कलर्ड बुक है, कलर्ड फ्लोचार्ट है, तो पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। तो सर इसकी कॉस्ट देखो, बहुत सिंपल कॉस्ट रखी है यार हमने, 350 रुपीज। इस 350 रुपीज बुक के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। सर कलर्ड बुक तो इस रेट में आती भी नहीं है, दूसरे पब्लिशर तो ब्लैक एंड व्हाइट इस बुक के उसके ऊपर दे रहे हैं, और हम कलर्ड विथ अश्योरेंस की ये बुक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। और सर मेरा मानना है कि आप सबको डेमो भी लगेगा इस बुक का, तो नीचे एक फ्री डेमो की पीडीएफ दे रखी है। कोई पब्लिशर नहीं देखता, आप किसी को भी देख लो, मैं नाम नहीं बोलूंगा, किसी को भी देख लो, कोई नहीं लिख के देता कि यार हमारी फ्री पीडीएफ ट्राई करके देख लो 8 पेज की। मैंने उस फ्री पीडीएफ के अंदर 6 चैप्टर डाल दिए, 2 मैथ्स के, 2 साइंस के, 2 एसएसटी के। तो क्या कि मैं चाहता हूं आप पूरा कन्विक्शन आए आपके अंदर कि नहीं यार ये बुक अच्छी है, और जब कन्विक्शन आ जाए तो इस नंबर पे 9131588117 ये हमारी टीम का नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिए, टेक्स्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, इंस्टा पे क्रिप्टॉन पे टैग करिए, कुछ भी करिए आप, इस पे करेंगे तो हमारी टीम आप तक पहुंचेगी। और 350 में कोई डिलीवरी भी नहीं ले रहे हैं, पैन इंडिया, आप इंडिया के कोई से भी हिस्से में हम आपको डिलीवर कर देंगे विदाउट चार्जिंग 1 रुपीज मोर देन दैट, 1 रुपया भी ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये बाय करनी है और इसकी पीडीएफ देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।